हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में हम देखेंगे। ये आपका जो बीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, तो उसमें ये टॉपिक कवर किया जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका मैंने काफ़ी कंसाइज नोट्स बनाया है और जितने भी इसमें टॉपिक हैं सबको मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। हमने सारे डायमेंशन को कवर किया है इसमें, जो भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण करने वाले तत्व हैं और क्या भारतीय विदेश नीति का आधार है, तो हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, और हमने काफ़ी कंसाइज में नोट्स भी बनाया है। ठीक है, और नोट्स मैंने पीडीएफ में भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहें तो नोट्स को डिस्क्रिप्शन से जो पीडीएफ लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना नोट्स बनाइए। अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि जब भी मान लीजिए किसी भी टॉपिक का आपने नोट्स बनाया है और उस टॉपिक से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, मान लीजिए न्यूज़ में कुछ अपडेट चल रहा है या मैगजीन में कुछ भी अपडेट मिलता है आपको, या किसी अन्य सोर्स से कोई भी फैक्ट्स मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात उससे ये भी होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है मेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है। ठीक है, उसको नोटबुक में या जो आपका आंसर बुक है उसमें लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं जो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं, जिसमें शांति की बात करती है जो भारतीय विदेश नीति है, गैर उपनिवेशवाद के बारे में क्या विचार है, गुटनिरपेक्षता, पंचशील और जो अन्य मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे फैक्ट्स और जो सिद्धांत हैं उसको ले सकते हैं, उसको आधार बना के अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य जो है वो क्या है, भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करना है। तो देखिए कोई भी देश हो, चाहे भारत हो या विश्व का अन्य कोई देश हो, किसी भी देश की विदेश नीति का जो प्रमुख आधार होता है वो उस देश के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, तो सभी देश इसी बात का प्रयास करते हैं कि जो विदेशी संबंध है या जो विदेश नीति है उसका नियमन इस प्रकार किया जाए कि जो राष्ट्र है उसके जो संबंध हैं या जो राष्ट्रीय हित हैं वो आगे बढ़े। ठीक है, तो भारत भी इसी को आधार बनाकर अन्य देशों के साथ अपने विदेशी संबंधों को बनाता है या उनका नियमन करता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। तो विदेश नीति निम्न कारकों पर आधारित होता है। ठीक है, किसी भी देश की अगर आप विदेश नीति की बात करेंगे तो वो कुछ कारकों पर आधारित होता है। ठीक है, जो विदेश नीति के तत्व बोल सकते हैं या जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, तो इन तत्वों की अगर हम बात करें या इन कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है, राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति वो तटीय है, समुद्र से लगता हुआ है, या वो कंट्री लैंड लॉक्ड है, तो ये सारे जो भौगोलिक स्थिति हैं तो वो भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसके साथ ही ऐतिहासिक परंपरा कैसी रही है उस राष्ट्र की। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। अगर साम्यवादी कोई राष्ट्र है तो उसकी विदेश नीति अलग होगी, अगर पूंजीवादी राष्ट्र है तो उसकी विदेश नीति अलग होगी, अगर कोई राष्ट्र गुटनिरपेक्षता का पालन करता है तो उसकी विदेश नीति अलग होगी। ठीक है, साथ ही जो जन भावना है, आर्थिक स्थिति, तो ठीक है ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है। राष्ट्र का आर्थिक आधार क्या है, ठीक है, राष्ट्र की आर्थिक शक्ति किस प्रकार की है, तो ये भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। साथ ही राष्ट्र की सैन्य शक्ति, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सैन्य शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है सामाजिक बनावट। ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर है किसी भी देश का, तो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वहाँ के लोगों की जाति क्या है, धर्म क्या है, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, तो ये सारी जो सामाजिक बनावट और परंपरा है ये भी विदेश नीति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन और राष्ट्र की संस्कृति। ठीक है, तो इन सारे कारकों पे किसी भी राष्ट्र का विदेश नीति आधारित होता है और इसी को आधार बना के, इन तत्वों को आधार बना के कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं तो एक एक करके हम सारे सिद्धांतों को देखेंगे। ये देखिए काफ़ी सिद्धांत जो भी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने काफ़ी कंसाइज बनाने की कोशिश की है। ठीक है,
और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, उसको मैंने शामिल करने की कोशिश करी है। तो इसको काफ़ी अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी टॉपिक करते हैं, उसमें इन सिद्धांतों का बहुत ही आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं और अपने आंसर को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है वो है विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारत हमेशा यह प्रयास करता है कि वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब शांति की स्थापना होगी तो आर्थिक विकास को बल मिलेगा और किसी भी क्षेत्र की या किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति है वो तीव्र गति से होगी। ठीक है, तो इसीलिए भारत हमेशा विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग को बढ़ाना, तो ये भारतीय विदेश नीति का एक सिद्धांत है। और इसके बारे में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक भाग है, तो इसमें भी भारतीय राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है, और वो निर्देश क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ठीक है, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि शर्तों के प्रति आदर का प्रदर्शन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से सुलझाना। ठीक है, तो इन 4 मुद्दों के बारे में, इन 4 पॉइंट्स के बारे में अनुच्छेद जो 51 है वो भारतीय राज्य को निर्देश देता है विदेशी संबंध के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसी के संबंध में, विश्व शांति के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इनका कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि शांति भारत के लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं बल्कि एक आपात आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जब तक किसी भी क्षेत्र में शांति की स्थापना नहीं होगी तब तक उस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति नहीं होगी, और जो क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है या कुपोषण है, तो इन समस्याओं का तब तक समाधान नहीं किया जा सकता जब तक किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र में शांति की स्थापना ना हो। ठीक है, तो आर्थिक विकास का जो सर्वप्रमुख कारक है या पूर्व निर्धारक है वो क्या है, शांति है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैर उपनिवेशवाद। तो देखिए, भारत ने उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध किया है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा कि जो भारत है उसने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया था। और भारत क्योंकि खुद ही एक साम्राज्यवाद से प्रभावित देश था, ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पे कब्जा था, तो भारत ने उस कब्जा से खुद को मुक्त करने के लिए और आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष भी किया है। तो इसी से ये पता चलता है कि भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है। देखिए, भारत का ये मानना है कि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद छोटे व कमज़ोर राष्ट्रों का शोषण करता है और विश्व शांति हेतु बाधा है। देखिए, ये एकदम स्पष्ट है, जहाँ पे भी उपनिवेशवाद होगा या जहाँ पे भी साम्राज्यवाद होगा और साम्राज्यवादी शोषण की प्रकृति होगी तो उस क्षेत्र में विरोध की भावना होगी। ठीक है, जन आंदोलन होगा, विद्रोह होगा, और ऐसे में उस क्षेत्र में शांति की स्थापना की कल्पना करना काफ़ी कठिन है। ठीक है, और जब एक बार शांति की स्थापना नहीं होगी तो वहाँ पे विकास में बाधा आएगी, विकास प्रभावित होगा। ठीक है, देखिए, साथ में अभी जो वर्तमान समय में आप लोगों को पता होगा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो खत्म हो गया, लेकिन एक दूसरा रूप इसका परिवर्तित हो गया है जिसको हम नौ उपनिवेशवाद और नौ साम्राज्यवाद बोलते हैं। अब ये देखिए, नौ उपनिवेशवाद क्या है, अभी राजनीतिक उपनिवेशवाद तो नहीं है, एक देश का दूसरे देश पे प्रत्यक्ष तौर पे कब्जा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो मजबूत देश हैं या जो विकसित देश हैं वो छोटे और कमज़ोर देशों पे अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की पॉलिसी देखें तो चाइना जो भी उसके निकटवर्ती सहयोगी राष्ट्र हैं या जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी के क्रम में चाइना ने OBOR जैसे पॉलिसी लाए हैं, या जो चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का मतलब ये है कि चाइना जो कमज़ोर और अविकसित देश हैं उनको ऋण सहायता प्रदान करता है, और वो ऋण के बदले में जो विदेशी राष्ट्र हैं जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, ठीक है, उन राष्ट्रों की विदेश नीति को चीन प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत ने नौ उपनिवेशवाद और नौ साम्राज्यवाद का भी विरोध किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैर नस्लवाद, तो भारत ने नस्लवाद का भी विरोध किया है। तो नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का प्रमुख पहलू है। नस्लवाद सामाजिक असमानता को बढ़ाकर वैश्विक शांति में अवरोध उत्पन्न करता है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का भी भारत ने विरोध किया था। तो ये भी एकदम स्पष्ट है, जहाँ पे भी नस्लवाद होगा रंग भेद की नीति अपनाई जाएगी और लोगों के मध्य किसी भी आधार पे भेदभाव किया जाएगा, चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, निर्जातीय विविधता के आधार पे या संस्कृति के आधार पे। तो वैसे जगह पे क्या होगा, सामाजिक असमानता फैलेगी। ठीक है, समाज में क्या होगा, कटुता की भावना उत्पन्न होगी और इस प्रकार से
वैसी परिस्थिति वैश्विक शांति के लिए बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर आप स्टोरी देखें तो बांग्लादेश के उदय का एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो मेन पाकिस्तान है या जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो बांग्ला भाषा साहित्य और जो और भी बंगाली कल्चर था उसको सप्रेस करने की कोशिश करी। ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप अशांति फैली और बांग्लादेश का एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। तो ठीक है, तो इन्हीं सब वजहों से भारत ने नस्लवाद का भी विरोध किया है। ठीक है, किसी भी रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता, तो ये देखिए, भारतीय विदेश नीति का सर्व प्रमुख निर्धारक तत्व है और सर्व प्रमुख सिद्धांत है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, जो पूरा का पूरा विश्व था वो दो गुटों में विभाजित हो गया ऑलमोस्ट। एक गुट अमेरिकी नेतृत्व में था और दूसरा जो गुट था वो सोवियत नेतृत्व में था। ठीक है, जो अमेरिकी नेतृत्व में देश थे उनको पूंजीवादी देश बोलते हैं और इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। ठीक है, इन्होंने आपस में सैन्य समझौता भी किया था और उन्होंने सीएटो, सेंटो और नाटो जैसे सामूहिक सैन्य सहयोग संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरी ओर जो समाजवादी देश थे या साम्यवादी देश थे, तो ये रशियन नेतृत्व में थे और इसमें रूस और पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। ठीक है, और इन्होंने भी एक सैन्य सहयोग संगठन बनाया था जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, वार्सा संधि। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, शीत युद्ध के बाद क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध प्रारंभ होता है और दो गुट में पूरा का पूरा विश्व बट जाता है, तो भारत ने क्या किया, दोनों गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, भारत ना तो अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार किया, ना ही सोवियत नेतृत्व को स्वीकार किया। ठीक है, भारत ने दोनों गुटों से बाहर रखा खुद को और साथ ही शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के मध्य तनाव कम करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब ऐसा लगा कि दुनिया जो है एक तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है और जो दोनों गुट हैं, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, वो टकराव के निकट पहुंच गए हैं। तो ऐसे में भारत ने दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता की और दोनों गुटों के मध्य तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भारतीय गुट निरपेक्षता नीति है वो क्या है वास्तव में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि भारत किसी भी समूह में शामिल देश या किसी अन्य राष्ट्र के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, ना तो भारत पूंजीवादी देशों के साथ सैन्य सहयोग करेगा, ना ही साम्यवादी देशों के साथ करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि भारतीय विदेश नीति की स्वतंत्र दशा व दिशा होगी। इसका अर्थ यह है कि भारत की जो विदेश नीति होगी वो स्वतंत्र होगी। भारतीय विदेश नीति किसी भी गुट या किसी भी देश की विदेश नीति से प्रभावित नहीं होगा। भारत किसी भी राष्ट्र के दबाव में नहीं आएगा और वो अपना एक जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको फॉलो करेगा, उसको पालन करेगा। ठीक है, तो ये भी भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति का एक अर्थ था। और तीसरा इसमें क्या था, सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाते हुए भारत क्या करेगा, चाहे पूंजीवादी देश हों या साम्यवादी गुट के देश हों, हर प्रकार के देश, हर समूह के देशों के साथ भारत एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये भारतीय गुट निरपेक्षता नीति का अर्थ था। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, पंचशील देख लेते हैं। तो देखिए, पंचशील भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 1954 में। भारत और चीन के मध्य इसको हस्ताक्षरित किया गया था, अपनाया गया था। तिब्बत के प्रश्न पे ये पंचशील का पूरा कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, और एक तरफ इसमें नेहरू थे और दूसरी तरफ जो है चाउ एन लाई थे। तो दोनों ने मिलकर ये समझौता किया था, पंचशील समझौता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। पंचशील का मतलब है इसमें 5 सिद्धांत थे। तो ये 5 सिद्धांत कौन कौन से थे मैंने काफ़ी कंसाइज करके यहाँ पे लिख दिया है। इसमें जो फर्स्ट सिद्धांत था वो था क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुत्ता का सम्मान। इसका अर्थ ये था कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, साथ ही दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुत्ता का भी सम्मान करेंगे। ठीक है, इसमें सेकंड था गैर आक्रमण, मतलब दोनों देश एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें जो तीसरा था वो था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अर्थात दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रत्येक देश की अपनी आंतरिक नीति होगी और उसी आंतरिक नीति को पालन करेगा वो देश। दूसरा देश को उसके आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चौथा इसमें था समानता व परस्पर लाभ। ठीक है, दोनों देश प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे और दोनों देश इस प्रकार का संबंध स्थापित करेंगे कि दोनों देश के निवासियों को लाभ हो। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिद्धांत था। और इसमें पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, तो ये पंचशील देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और जो जीएस पेपर 1 है आपका,
जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पढ़ना आपको। तो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पंचशील को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनकी विदेश नीति के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो पंचशील और गुटनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छे से आप शामिल कर सकते हैं आंसर में और उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ्रो एशियाई झुकाव, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जो भारत की विदेश नीति का झुकाव रहा है वो हमेशा से एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों के तरफ रहा है, ठीक है। ये तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। इसमें से जो अधिकांश देश हैं वो विकासशील देश हैं और 9 स्वतंत्र देश हैं। इनमें मैक्सिमम अगर आप कंट्री देखेंगे तो इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की 1950 के दशक के पश्चात ही। तो भारत का एक नेचुरल जो झुकाव है इन देशों के प्रति रहा है, ठीक है। अब इनके मध्य एकता की स्थापना का प्रयास करता रहा है भारत, ताकि इनको एकजुट किया जाए और जो इनके आर्थिक हित है, ठीक है, और जो राजनीतिक हित है उनका संरक्षण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इन देशों की आवाज़ उठाना, ठीक है, जैसे भी यूएनओ है या WTO है, ठीक है, इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो इन संस्थाओं में भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनके जो हित हैं उनके हितों के लिए आवाज़ उठाया जाए, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा आप। इस संबंध में एक दो फैक्ट्स भी हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 1947 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था भारत ने, और 1955 में बांडुंग में प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन हुआ था। और इसी बांडुंग सम्मेलन के पश्चात जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग, ठीक है। तो भारत, आपको पता होगा, जो संस्थापक सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और हमेशा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई की सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग करता है। तो इसमें देखिए 1945 में भारत की सदस्यता, 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित थी, तो ये यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और ये पहली महिला अध्यक्षता थी जो महासभा है उसकी, ठीक है। तो ये फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता अनेक अवसरों पर भारत ने प्राप्त की है। आप सभी लोगों को पता होगा यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। तो भारत कई अवसरों पर अस्थायी सदस्य चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अस्थायी सदस्यता की मांग व प्रबल दावादारी। तो देखिए भारत अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, और भारत के साथ अन्य और भी कई देश हैं, जैसे ब्राज़ील भी है, साथ में जापान भी है और जर्मनी भी है। तो इस तरह के और भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में भारत की काफ़ी प्रबल दावादारी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और एक लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत एक जिम्मेवार लोकतंत्र है, ठीक है। हमेशा अपनी जिम्मेवारियों का सफलतापूर्वक पालन किया है और वैश्विक मंचों पे भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इसीलिए भारत की काफ़ी प्रबल दावेदारी है, ठीक है। शांति अभियानों में सक्रिय योगदान भी दिया है जो भारत ने। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉन्गो में भी इन्होंने शांति मिशन किया है, जो भारतीय सैन्य बल हैं। साथ ही सूडान में भी इन्होंने शांति मिशन किया है। तो काफ़ी सारे ऐसे अवसर हैं जब भारत ने शांति अभियानों में अपना सक्रिय योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लीजिए आप, निशस्त्रीकरण, ठीक है, डिसआर्मामेंट। तो देखिए भारत ने हमेशा से हथियारों के होड़ का विरोध किया है। भारत का ये मानना है कि विभिन्न देशों के मध्य जो हथियार हैं, ठीक है, तो इनका होड़ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जो हथियारों पे विभिन्न देश व्यय कर रहे हैं तो उस व्यय का, उस पूंजी का, ठीक है, उपयोग विकास के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें गरीबी निवारण, भुखमरी निवारण, कुपोषण निवारण, ठीक है, या पर्यावरण की सुरक्षा। तो ऐसे जो सकारात्मक कार्य हैं इन कार्यों में पूंजी का उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि हथियारों की होड़ के लिए, ठीक है। देखिए अब दो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। एक तो 1968 का NPT है जिसको परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं, और दूसरा 1996 का CTBT जिसको हम बोलते हैं परमाणु परीक्षण निषेध संधि, ठीक है। तो ये दोनों देख लेते हैं। देखिए 1968 का जो NPT है ये बोलता है कि जो विश्व के 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जो 1967 से पहले जिन राष्ट्रों के पास में परमाणु बम था या परमाणु हथियार था, उन्हीं राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। ये 5 राष्ट्र कौन कौन से थे? तो इनमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है और चाइना है, ठीक है। तो ये जो 1968 का NPT बोलता है, ये इसका ये कहना है कि अन्य राष्ट्रों को परमाणु बम प्राप्त करने का या बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है।
तो भारत इसको क्या कहता है, ये भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है। दूसरा जो है 1996 का ये परमाणु परीक्षण निषेध संधि है, इसका ये कहना है कि जो 5 राष्ट्र हैं, ठीक है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है एनपीटी के अंतर्गत, तो सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों को वही राष्ट्र सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न है और अन्य किसी भी राष्ट्र को, ठीक है, परमाणु परीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो भारत ये जो दोनों कन्वेंशन हैं, दोनों अभिसमय हैं, इसको भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है। भारत इससे सहमत नहीं है और इसीलिए भारत ने दोनों कन्वेंशन पे अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। भारत का क्या मानना है इसके विपरीत कि पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विश्व के कुछ राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और अन्य राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तो भारत ने इसका विरोध किया है और भारत का कहना है कि पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण हो, ठीक है, किसी भी राष्ट्र को परमाणु हथियार रखने की अनुमति ना दी जाए। विश्व में जितने भी परमाणु हथियार है, जितने भी देशों के पास में परमाणु हथियार है, सभी हथियारों को समूल नष्ट किया जाए, ठीक है। तो ये भारत का पॉलिसी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ये मैंने काफ़ी संक्षेप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया जो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व थे, ठीक है। तो इसको काफ़ी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो कहीं से भी अगर कोई भारतीय विदेश नीति के बारे में या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए गए हैं या जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों का आप उपयोग करके अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियो के संबंध में कोई भी आपको डाउट होता है या बीपीएससी प्रिपरेशन के संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपके जो भी डाउट होंगे उनको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।